हाई डेंसिटी। तो अगर किसी भी प्रोटीन में, सॉरी, किसी भी लिपोप्रोटीन में अगर प्रोटीन की मात्रा लेस देन 2% है तो उस लिपोप्रोटीन का क्या नाम होता है? काइलोमाइक्रॉन। यानी जिस लिपोप्रोटीन में प्रोटीन का प्रतिशत 2 से कम हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन। अगर ये लगभग आ जाए 10%, यानी 2 से 10% तक आ जाए तो वो क्या होता है? बहुत कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। ये आ जाए 25% तक, सॉरी 18% तक, 18% तक, तो इसे कहते हैं कम घनत्व वाला। ये आ जाए 25% तक तो ये कहते हैं मध्यम घनत्व वाला। और ये आ जाए 33% तक तो इसे कहते हैं उच्च घनत्व वाला, हाई डेंसिटी। हमारी शरीर के लिए, हमारे आप के लिए HDL जो है सबसे अच्छा माना जाता है और बाकी सब क्या माना जाता है? खराब माना जाता है। HDL की ये खास बात होती है कि ये धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, यानी खत्म भी धीरे धीरे होता है। ये तेजी से बढ़ते हैं, यानी तेजी से आपके ब्लड में बढ़ जाएंगे और तेजी से खत्म भी होते हैं। जैसे ही ये बाकी HDL को छोड़ के आपके ब्लड में इनकी अमाउंट बढ़ी, डॉक्टर तुरंत कहेगा कि दोनों टाइम जॉगिंग शुरू कर दो, रनिंग शुरू कर दो, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा परहेज करो और दौड़ना शुरू कर दो। जितनी तेजी से ये बने हैं उतने तेजी से क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। यानी हमें बेसिकली जरूरत किसकी है? HDL। क्यों जरूरत पड़ती है अब समझिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक, तो मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जब भी डाइजेस्ट होगा, ब्लड में पहुंचेगा तो इन किसी में से जुड़ेगा, क्योंकि खुद से अपने से वो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता, तो इनमें से किसके साथ जुड़ेगा? जैसे कोई पैदा होते ही IAS नहीं बना होता या PCS नहीं बना होता, या कोई पैदा होते ही माफिया डॉन नहीं बनता। संगत की रंगत, यानी उसको ग्रुप कैसा मिला? पढ़ने लिखने वालों का ग्रुप मिला, शुरू से पढ़ते गया, बन गया। शुरू से संगत खराब मिल गई तो वो माफिया डॉन बन गया। तो वैसे कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, उसकी ये संगत, यानी किस लिपोप्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये लिपोप्रोटीन ही उसे गुड या बैड में कन्वर्ट करेगा। अब समझिए थोड़ी सी बात कि किसी कोलेस्ट्रॉल को गुड कब कहेंगे, बैड कब कहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का जो हार्मोनल डेवलपमेंट में यूज है वो तो आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, करता कौन है वो यूज? आपका लीवर करता है, यकृत करता है। लीवर इस कोलेस्ट्रॉल की सहायता से बनाता है बाइल जूस, पित्त रस, और वही बाइल जूस जो है फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बाइल जूस नहीं होगा तो फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक, फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। यानी अब समझिएगा, जिस कोलेस्ट्रॉल का उपयोग, यूज आपका यकृत, आपका लीवर कर लेता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एकदम आसान शब्द में समझा रहे हैं। जिस कोलेस्ट्रॉल को आपका लीवर यूज नहीं कर पाएगा उस कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि अगर लीवर यूज नहीं करेगा तो वो शरीर में घूमता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझिएगा, ये आपकी शरीर है, सपोज दैट बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। ठीक, आपके बॉडी के अंदर कहीं पे है लीवर। अपनी बॉडी में समझिए ना, आपकी पूरी बॉडी है, तो ये मैंने गोला बना दिया, बॉडी है। इस बॉडी के अंदर कहीं पे है लीवर। सपोज दैट यहां पे इसके अंदर क्या है? लीवर। आपके अंदर लीवर है। इस लीवर को यहां पे जरूरत किसकी है? कोलेस्ट्रॉल की इसको
जरूरत है। अब जैसे ही आपने खाया, कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट होके आएगा ब्लड में, ब्लड में आने के बाद कुछ भाग उसका काइलोमाइक्रोन से जुड़ेगा, कुछ वीएलडीएल से जुड़ेगा, कुछ एलडीएल से जुड़ेगा, कुछ आईडीएल से जुड़ेगा, कुछ एलडीएल एचडीएल से, और वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जुड़ेगा सबके अंदर, सबके अंदर से आ रहा है, ठीक। जो जुड़ा है एचडीएल के साथ, उसको ये क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और यूज करके क्या बनाएगा, बाइल जूस। बाकी जो बचा आएगा तो इसके पास सब ना, बाकी जो बचा कहेगा भैया हम आपको यूज नहीं करेंगे, आप घूमिए उसी तरह। उसको यूज नहीं करेगा तो फिर वो शरीर में उसी तरह क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये कौन सा घूम रहा है, जो जुड़ा है किससे, काइलोमाइक्रोन से जुड़ा है, जो जुड़ा है वीएलडीएल से जुड़ा है, जो जुड़ा है एलडीएल से जुड़ा है, जो है आईडीएल से जुड़ा। तो ये यूज नहीं करेगा लीवर, ये घूमता रहेगा। घूमते रहने के बाद कहीं ना कहीं ये जाके आपके ब्लड वेसल में डिपॉजिट होने लगेगा, और डिपॉजिट होने लगेगा तो क्या करेगा, रक्त के परिसंचरण में बाधा उत्पन्न करेगा, और रक्त संबंधी या हृदय संबंधी क्या करेगा, बीमारी। तो जो चीज आपको बीमारी दे वो अच्छी है कि बुरी है, बुरी है। तो इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल जो काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, आईडीएल के साथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल के साथ जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इतनी बात समझ में आई। एक चीज और होता है ट्रांस फैट, उसे भी समझा दे तब लिखवाएं, कि समझते समझते घुसना बंद हो गया हो तो फिर लिखवा दें, फिर थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगे तो फिर समझेंगे। समझा देंगे, लिखवा दें, लिखवा दीजिए, चलो लिख लो। लिखने के लिए तो इतना परेशान रहते हैं आप लोग। हेडिंग डालिए फैट, वसा। देखिएगा, फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, यानी लिपिड को क्या कहते हैं, मोनोमर ऑफ फैट। एकलक बहुलक जानते हैं ना, मोनोमर और पॉलीमर, एकलक और बहुलक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे। अच्छा, हिंदी में एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, वही साइंस में जो हिंदी में एक वचन है इंग्लिश में सिंगुलर है, वही साइंस में मोनोमर है। जो हिंदी में बहुवचन है इंग्लिश में प्लूरल है, वही साइंस में पॉलीमर है। जैसे अगर हिंदी में इसे कहें कलम, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन बनाओ, कलमा, कलमे। यही इसी टाइप का आरओ में पूछा जाएगा, आरओ के जब हिंदी वाले पेपर में इसी टाइप का पूछा जाएगा, देना है आरओ ना। अच्छा, कितने लोग पीसीएस वाला दिए थे इस बार एग्जाम, क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा? चलिए, हंसने की बात नहीं, ये बोलने के लिए भी अंदर से हिम्मत चाहिए होती है, ठीक। नहीं हुआ तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगली बार और अच्छे से पढ़िए, और फिर क्या और तेजी से बोले कि इस बार हो गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। जब आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था तो, और 30 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आता, अभी इस सब्जेक्ट की क्लास में आप बैठे हो तो कैसे उम्मीद किया था कि हो ही जाएगा। हो जाता तो आप और अच्छे थे पढ़ने में, नहीं हुआ तो अभी आप और अच्छे होंगे पढ़ने में, ठीक। आते इधर, तो मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, जब एक होता है तभी तो कहते हैं एक वचन। पॉलीमर मतलब होता है कई सारे, बहुवचन। तो लिपिड क्या है, मोनोमर है मतलब सिंगल यूनिट है।
कई सारे लिपिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? फैट बनता है, वो बहुवचन है। तो यही आपने लिखा कि लिपिड इज द मोनोमर ऑफ फैट। लिपिड वसा का एकलक होता है। लिखते रहिए, लिपिड वसा का एकलक होता है। एकलक बहुलक जानते होंगे हिंदी में, वही सिंगुलर ऑफ। लिपिड इज अ मोनोमर ऑफ फैट। तो लिखिएगा, अब फैट के बारे में फिर लिखना शुरू करिएगा। लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज, पॉइंट वाइज सब लिख रहे हो, इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के जुड़ने से बनता है। इन विच द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, इन विच the ratio between hydrogen and oxygen is not equal to 2:1। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात पता नहीं क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 2:1 नहीं होना चाहिए। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वही जो बोर्ड पे लिखे हैं वही यही लिखना है। तो अगर इसको ऐसे लिख लो कि शब्दों में लिखवाएं, यानी फैट डाइजेस्ट होता तो इसमें इसमें बनता है। लेकिन या लिख ही लीजिए, बाय द केमिकल डिफ्यूजन ऑफ फैट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसको लिखने के बाद जब हिंदी में लिखवाएंगे तो ऐसे एरो बना के आप लिख लीजिएगा। जब तक इंग्लिश में लिखवा रहे हैं तब तक हिंदी वाले इसको ऐसे लिख लीजिए शॉर्टकट में। बाय द केमिकल डिफ्यूजन ऑफ फैट, फैटी एसिड एंड वी गेट द, बाय द केमिकल डिफ्यूजन ऑफ फैट वी गेट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। And that glycerol is responsible for, and that glycerol is responsible for moisture of our skin। हिंदी में, वसा के रासायनिक विखंडन से या विघटन से वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। वसा के रासायनिक विघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, तथा यही ग्लिसरॉल हमारी त्वचा की नमी हेतु जिम्मेदार होता है। एंड दैट ग्लिसरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मॉइस्चर ऑफ आवर स्किन। त्वचा, यही ग्लिसरॉल हमारी त्वचा की नमी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फैट डज नॉट डिसॉल्व इन, फैट डज नॉट डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, inorganic solvent in bracket like water, but it can be dissolved in, but it can be dissolved in organic solvents like क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, etc। हिंदी में लिखेगा, वसा अकार्बनिक विलायकों में, ब्रैकेट में जैसे जल आदि, वसा अकार्बनिक विलायकों, ब्रैकेट में जैसे जल आदि, ब्रैकेट क्लोज में अविलेय होती है, अविलेय होती है। किंतु कार्बनिक विलायकों, किंतु कार्बनिक विलायकों, ब्रैकेट में जैसे, ब्रैकेट में जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि, ब्रैकेट बंद, में घुलनशील होती है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वही बोर्ड पे लिखा है, बाई 1 ग्राम फैट वी गेट 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट एक्ट्स इन आवर बॉडी लाइक हीट इंसुलेटर। याद है ना, मैंने बताया था पीछे जब कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था, तो इट एक्ट्स इन आवर बॉडी लाइक हीट इंसुलेटर। यह शरीर में उष्मारोधी की तरह कार्य करती है। यह शरीर में उष्मारोधी की तरह कार्य करती है। अच्छा, हम इंडियंस फैट किस पर्पज से खाते हैं? इतना जो पढ़े हो, समझे हो, ये सोच के कभी आप तेल घी खाते हो? हमारा फैट कंज्यूम करने का मेन पर्पज क्या होता है? टेस्ट। पनीर की सब्जी बन रही है, चिकन मटन बन रहा है, तो तेल बढ़िया से उसमें फ्राई करना है, अच्छा बनना चाहिए, टेस्टी बनना चाहिए। हम टेस्टी खाने के चक्कर में रहते हैं, हम हेल्दी खाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक, तो हम इंडियंस का मतलब मैं भी हूं, ये मत समझना कि सर वेस्ट इंडीज से आए हैं, ठीक है? हम इंडियंस इसे फूड में टेस्ट के पर्पज से कंज्यूम करते हैं, हम बाकी चीजें नहीं देखते। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, या इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको क्या है, हर चीज की कैलोरी पता होती है कि इसमें कितनी एनर्जी है, साइड इफेक्ट क्या है, वो बहुत, तो वो लोग, ऐसे लोग बाहर बहुत कम खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, भूखे रह जाते हैं। वो घर पे आएंगे तब ना उनके हिसाब का मिलेगा। और हम लोग क्या, कहीं भी मिल जाए, बस किसी भी हिसाब का मिले, टेस्टी होना चाहिए। चलिए आगे लिखिए। नहीं तो होता ना, आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं, अब किसी कोई पर्टिकुलर में किसी को कह नहीं रहा हूं, जैसे यहां से छूटे, सड़क के उस पार विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, पहुंच जाते हो वहां, पहुंच जाते हैं ना। अब वहीं, अब देखते सुबह सुबह पानी के बतासे, और पानी के बतासे की ट्रेजेडी क्या है, चलिए आगे बताएंगे फिर कभी कि कैसे बनता है ये। लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज इट इज क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। उपयोग के आधार पर वसा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बनाइए, 2 वर्ग बोर्ड पे बना हुआ है। सेचुरेटेड फैट में लिखिए, पहला जितना भी लिख रहे हैं पॉइंट वाइज सेचुरेटेड फैट में लिखिएगा। जब सेचुरेटेड फैट हो जाएगा तब हम लोग दूसरे में लिखेंगे। तो सब कुछ लिखना है, जितना भी पॉइंट वाइज बोलेंगे सब सेचुरेटेड फैट में लिखिएगा। लिखिएगा, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर इट इज इन सेमी सॉलिड स्टेट। कमरे के सामान्य तापमान पर कमरे के सामान्य तापमान पर यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनिमल फैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैट। एनिमल फैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैट, एक्सेप्शन फिश फैट। हिंदी में लिखिए, हिंदी में जोड़ के लिखवा दे, हिंदी में लिखिएगा, मछली में पाई जाने वाली वसा को छोड़कर, या मछलियों में पाई जाने वाली वसा को छोड़कर सभी जंतु वसाएं, मछलियों में पाई जाने वाली वसा को छोड़कर सभी जंतु वसाएं संतृप्त वसा का उदाहरण होती हैं। मछलियों में पाई जाने वाली वसा को छोड़कर
सभी जंतु वसाएं संतृप्त वसा का उदाहरण होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसी में, सेचुरेटेड फैट एज्यूम्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। लंबा है, तेजी से लिखिए इंग्लिश वालों पहले, फिर हिंदी में लिखवाते हैं। सेचुरेटेड फैट एज्यूम्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज it easily converted in cholesterol, because it easily converted in cholesterol and deposited in our blood vessels and deposited in our blood vessels, comma, creates restriction in blood circulation, create restriction in blood circulation, comma, causes so many हार्ट रिलेटेड डिजीज, फुल स्टॉप। अच्छा, वीडियो देखे वीनस फ्लाई ट्रैप वाला, ठीक, कैसे कीट बच्ची पौधे, उस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं, यूट्यूब पे खोजोगे तो मिल जाएगा। हिंदी में लिखेगा, संतृप्त वसाओं को स्वास्थ्य हेतु अच्छा नहीं माना जाता है। संतृप्त वसाओं को स्वास्थ्य हेतु अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होकर, क्योंकि ये आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होकर रुधिर वाहिनियों में संचित या जमा हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है, जो हृदय संबंधी कई बीमारियों का कारण बनता है। जो हृदय संबंधी कई बीमारियों का कारण बनता है। ठीक, ये हो गया आपका सेचुरेटेड फैट के बारे में। अब दूसरे साइड आइए, अनसेचुरेटेड फैट पे। देखिएगा, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, at normal room temperature, it is in liquid stage, it is in liquid state which is known as oil. कमरे के सामान्य तापमान पर, कमरे के सामान्य तापमान पर यह तरल अवस्था में, कमरे के सामान्य तापमान पर यह तरल अवस्था में होती है या होती ही होगा, जिसे तेल कहते हैं, जिसे तेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्लांट फैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। प्लांट फैट्स are the example of unsaturated fat. Exception coconut and palm oil। हिंदी में लिखेगा, नारियल एवं ताड़ के तेल को छोड़कर, नारियल एवं ताड़ के तेल को छोड़कर सभी पादप वसाएं या वनस्पति वसाएं, जो लिखना है, नारियल एवं ताड़ के तेल को छोड़कर सभी पादप वसाएं असंतृप्त वसा का उदाहरण होती हैं। सभी पादप वसाएं असंतृप्त वसा का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट एज्यूम्स good for our health,
इन्हें स्वास्थ्य हेतु अच्छा माना जाता है। ठीक, फिर हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल के प्रकार। ऐसे ही बना लीजिए, इसमें कुछ शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। मुफा पुफा दो होता है, ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चाहे तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने कि आवर बॉडी रिक्वायर्स बोथ, दोनों की जरूरत होती है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, किसी एक को लेने पे दूसरे की रिक्वायरमेंट अपने से क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है। मुफा पुफा लिख लिए ना? कभी नहीं लिखा? इतना धीरे धीरे लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तेज लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। एक ऐड आता है ना टीवी में, राजू तुम्हारा साबुन बहुत स्लो है। अब यहां देखिए, मोनो मीन्स क्या है, लिख लीजिएगा। कार्बन और कार्बन आपस में एक बार जुड़े होते हैं, इसलिए इसको मोनो कहते हैं। कार्बन कार्बन कई बार आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे पॉली कहते हैं। थोड़ा सा बोल दो कि अपने से लिख लो। हो गया? चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए इसेंशियल फैटी एसिड्स, आवश्यक वसीय अम्ल। छोड़ के दूसरे पेज पे आ जाओ, इतनी कंजूसी ठीक थोड़ी होती है। इसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल लिखिएगा। These are those types of fatty acids. These are those types of fatty acid which can't be synthesized in our body, which can't be synthesized in our body by taking other types of food materials. Hence, by taking other types of food material, other types of food materials. Hence, it is needed. Hence, it is needed to take those substances directly in which they present. ये ऐसे वसीय अम्ल होते हैं, ये ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जो किसी दूसरी प्रकार की वसा या दूसरे प्रकार की वसा ग्रहण करने से या दूसरे प्रकार का भोजन ग्रहण करने से प्राप्त नहीं होते। अतः
इनकी प्राप्ति हेतु अतः इनकी प्राप्ति हेतु हमें उन पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है या खाना पड़ता है, थोड़ा ऊपर करके लिखो, सट जा रहे हो उसी में। चश्मा लगा लियो, अब क्या माइक्रोस्कोप लगाओगे? उन पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है जिनमें ये पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आवश्यक वसी अम्ल का नाम भी लिखा हुआ है और वो कहां पाया जाता है वो भी लिखा हुआ है। फटाफट लिख लीजिए। लिख लिए? ये भी लिख लीजिएगा, इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, कहां ये उपयोगी होता है। बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। लिख लिए? हेडिंग डालिए कोलेस्ट्रॉल। देखिए जब तक मैं हिंदी में बोलूंगा तब तक ये वाला चीज आप किनारे पे लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले ये मैं बोलूंगा नहीं, ठीक। और जब इंग्लिश में बोलूंगा तो हिंदी वाले लिख लीजिएगा, हिंदी में इंग्लिश वाले लिखिएगा। कोलेस्ट्रॉल में लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, it is a type of lipid which found in butter, red meat, egg yolk, YOLK, etc. It is used in formation of some hormones and bile juice. मैंने बताया ना कुछ हार्मोन मेल फीमेल वाला और बाइल जूस। तो इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ some hormones and bile juice. Approx 90 to 110 mg cholesterol required per day. Approx 90 to 110 mg cholesterol required per day. हिंदी में लिखेगा, यह एक प्रकार की लिपिड होती है या लिपिड होता है, जो भी आपको समझ में आए, जो कि मुख्यतः मक्खन, अब रेड मीट को लाल मांस तो लिखेंगे नहीं, मांस ही लिखो, लाल मांस लाल सलाम गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बटर, मक्खन, मांस एवं अंडे की जर्दी यानी पीला वाला पोषण आदि में पाया जाता है, यह पित्त रस के संश्लेषण
पित्त रस के संश्लेषण तथा कुछ हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। कौन कौन सा हार्मोन लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर जो लोग मास्क नहीं लगाए वो तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो लगाए हैं और नाक के नीचे लगाए हैं, किस पर्पज से फिर लगाए हैं ये बता, ठंडी बचाने के लिए? या तो पूरी अच्छी तरीके से लगाइए या तो मत लगाइए। नाक में लटका, नाक के नीचे लटका लिए हो। लिख लिए ये, फिर लिखिए, हेडिंग डालिए लिपोप्रोटीन। अब ये ट्रांसजेंडर वाली बात अपने दिमाग में रखिएगा और लिखवा नहीं रहे हैं, हर चीज लिखवाया नहीं जा सकता। कुछ अपने दिमाग में रखिए, भूलेंगे तभी टेस्ट में गलत करेंगे ना। सब लिख के अगर रट लोगे तो टेस्ट में बहुत अच्छा करने लगोगे। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के नीचे लिखिएगा लिपिड प्लस प्रोटीन, ये कीवर्ड इसका हो गया, यानी लिपिड के अंदर प्रोटीन। लिखिएगा कोलेस्ट्रॉल डज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रीली इन आवर ब्लड। कोलेस्ट्रॉल डज नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रीली इन आवर ब्लड, hence lipoprotein is required for the transportation of cholesterol. Hence lipoprotein is required for the transportation of cholesterol. हिंदी में लिखिएगा रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का प्रवाह या परिवहन, जो भी लिखना है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है, अतः कोलेस्ट्रॉल के परिवहन हेतु लिपोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। अतः कोलेस्ट्रॉल के परिवहन हेतु लिपोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर लिखिएगा उसी में आगे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन लिपोप्रोटीन, या ऐसे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन लिपोप्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इन 5 ग्रुप्स। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के प्रतिशत के आधार पर, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के प्रतिशत के आधार पर इसे 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सब लिख डालिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और सबका फुल फॉर्म में लिखिएगा आप। VLDL हिंदी में, हिंदी वालों को मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले अपने से लिखिए उसी पैटर्न पे। हिंदी में भी एक बोल दे रहा हूं। VLDL को लिखते हैं बहुत कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। घनत्व किसका चेक कर रहे हो, ये तो पता ही है, प्रोटीन का। बहुत कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, फिर बहुत हटा दो तो दूसरा हो जाएगा क्या, कम घनत्व वाला। फिर हो जाएगा आई मतलब इंटरमीडिएटरी, मध्यम घनत्व वाला। हाई मतलब उच्च। पहला
काइलोमाइक्रॉन मध्यम घनत्व वाला, इंटरमीडिएटरी मध्यम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। परसेंटेज कितना है सब में लिखा हुआ, लिख डालिएगा। परसेंटेज कभी पूछा नहीं जाता, ये पैरामीटर्स पता रहेगा तो कभी किसी का लिपिड प्रोफाइल देख रहे हो तो आपको बात समझ में भी तो आनी चाहिए। यही होता है, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं जो डॉक्टर। हो गया इतना? रोज मैं बताता हूं कि जो छोटे लोग हैं वो आगे बैठा करें, बार बार उचक उचक के देखने से बढ़िया होता है आगे बैठ लो। क्या चीज? ऐसे राइज होगा। अभी आगे तो चलो, यहां से गुड कोलेस्ट्रॉल, वह कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है निम्नलिखित में से किससे जुड़ता है या कैसे बनता है? ऑप्शन ए काइलोमाइक्रॉन से जुड़ता है, ऑप्शन बी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन से जुड़ता है, ऑप्शन सी मध्यम घनत्व वाले प्रोटीन से जुड़ता है, और इस तरह से बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यकृत निम्नलिखित में से किसकी सहायता से पित्तरस का निर्माण करता है? ठीक है, तो और आगे अभी चलोगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे बनेगा। ठीक, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल इसी तरह बना लो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे ना। इसमें कथन कारण, और ध्यान रखिए पीसीएस वगैरह में देखते हो कथन कारण केवल साइंस से पूछा जाता है। देख लीजिए पिछले साल का, इस साल का पेपर उठा के 2021 वाला 2020 वाला, कथन कारण अब इतिहास भूगोल से नहीं पूछ रहे हैं, पॉलिटी से वो लोग, साइंस के क्वेश्चन में ही रीजन एसर्शन और रीजन है, कथन कारण है। तो कथन कारण वाले क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अच्छा, जिराक्स आपको दिलवाएं कि सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में डलवा दें, उसी तरह आप देख के लिख लोगे? जिराक्स दिलवा दें, मतलब लिखना नहीं है। जिराक्स क्या ऊपर कर दें सर? देखिए अभी जो फाइनल रिजल्ट आया था यूपीपीसीएस का, तो अपने सुल्तानपुर ब्रांच के अवनीश तिवारी बीएसए पद पे चयनित हुए हैं। ठीक, अभी आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, जो बातचीत करना होगा करिएगा। ठीक, इतना हो गया। आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं उनसे, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रगल करके उन्होंने पढ़ा।
कितना स्ट्रगल किया अगर आप जानना चाहते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल है बातें यूपी की, उसमें उनकी पूरी स्टोरी है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करके इन्होंने पढ़ा है। हेडिंग डालिए, टॉपिक और कब तक हेडिंग तो डाल लीजिए, डालिए हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट। अब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बुला लेते हैं उन्हीं को, ले आइए उनको। हाइड्रोज हिंदी में है, ले आओ, हाँ ले आओ। वसा का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, वसा का हाइड्रोजनीकरण। हाँ जी, हाँ हाँ, नॉन वेजिटेरियन है बॉडी बना लेते हैं, मतलब नहीं समझे, तो वेजिटेरियन हुए ना। हाँ, बना सकते हैं भाई, ऐसा कुछ थोड़ी है कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। दूध तो कितने भी वेजिटेरियन है दूध पीते हैं ना, दालें खाते होंगे, सप्लीमेंट प्रोटीनेक्स वगैरह लेते होंगे, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी, आप बना सकते हो। बहुत सारी चीजें वो हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं ना कि ये खा लो, ये वाली चीज खा लो, ये वाली चीज खा लो, उससे क्या है आपकी बॉडी बनेगी। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बढ़िया। ये हैं अवनीश तिवारी जी, इस बार सेलेक्ट हुए हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बीएसए पद पे, ठीक है। आप आपसे आपसे अपना अनुभव शेयर करेंगे या आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। हेलो, दो तीन लोग आ जाइए भाई, इनको बुके दीजिए, वेलकम तो करिए कम से कम, आपके ही बड़े भाई हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फोटो वाले पोज में जरूर आ जाएंगे तुरंत। असली फोटोग्राफर तो अभी आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अवनीश कुमार तिवारी है और 2020 की यूपी पीएससी की परीक्षा में मेरा चयन जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। ये मेरा प्रथम प्रयास था, पहले प्रयास से मुझे जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद मिला हुआ है। तो जो है मैं और थोड़ा बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं बेसिकली सुल्तानपुर से आता हूँ और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, सुल्तानपुर का एक ब्रांच है धेकाई, वहीं से स्टार्ट हुई थी। मेरे जो बड़े भैया हैं वहीं पर जो है जॉब करते थे, मैं वहीं से ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी मुझे टाइम मिलता था मैं वो वहाँ पर सेंटर पे जाता था, जो भी टाइम मिलता था उसमें मैं पढ़ाई करता था। तो वहाँ से मेरी मतलब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब जो है सफलता मिली है। तो प्रथम प्रयास में सफल होने का मतलब ये नहीं कि मैं एक ही साल में तैयारी किया मुझे सफलता मिल गई।
कम से कम 3-4 साल मुझे लगे, जो कि सफलता मुझे मिली है। तो आप ये ना सोचें कि प्रथम प्रयास में सफल होने का मतलब है कि 6 महीने 1 साल जो है में सफलता मिल ही गई है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जिसमें आपको जो है टाइम लगेगा। आप कदापि ना घबराएं जो है कि जो है मेरा नहीं हो रहा है। आप धीरे धीरे प्रयास करें, निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से और जो है ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इसको आप विश्वास रखिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीजों पर बात करना चाहूंगा आपसे। जैसे अभी क्या जो चैलेंजेस हैं स्टूडेंट के लिए, उसको मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, कई लोग को ये मानना होता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत पुअर है, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज या अच्छी परीक्षाओं से आईआईटी या एनआईटी में नहीं जा सकता हूँ या आईएएस से पीएचएफ नहीं बन सकता हूँ। तो मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे जो बाबा जी थे या दादाजी कह लीजिए, वो भी किसान थे, मेरे पिता भी किसान हैं और मेरे घर में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया है। मेरे भैया ही जॉब करते हैं, जो कि प्राइवेट ही जॉब है, बहुत बड़ी जॉब नहीं है। तो आप जो है बैकग्राउंड को लेकर कदापि ये ना सोचिए कि जो है जो रिच फैमिली के लोग होते हैं, जिनके पिता माता या दादा आईएएस पीसीएस सिविल सर्वेंट रहे होते हैं, वही अधिकारी बनते हैं, ऐसा कोई मापदंड इसका नहीं है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये ऐसी परीक्षा है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात एजुकेशन बैकग्राउंड। बहुत से लोग का मानना है कि आजकल सिविल सर्वेंट वही बन रहे हैं या सिविल सर्विस में सफलता उसे प्राप्त हो रही है जो आईआईटी से आते हैं, जो कि बीटेक से आते हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े होते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। ऐसी बात नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, प्राइमरी जिसे आप लोग बोलते हो गाँव में जो होती है, 1 से 5 तक वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद भी मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ। आज तक मेरी जितनी भी शिक्षा हुई है सब सरकारी कॉलेज में हुई है। आज तक मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन जो है बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। तो जो ये लोग सोच रहे होंगे बहुत से लोग कि जो है बीटेक ही वाले होंगे, आईआईटी वाले होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे बैच के जो है बीएससी में या एफडीएम कई ऐसे लोग बने हैं जो कि बहुत सिंपल बैकग्राउंड से, उनका मतलब कि जान लीजिए कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, 50% 10 में है, 50% 12 में, ऐसे है मतलब। तो जो है वो भी सफल हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे सफल हुए हैं। तो ये जो एजुकेशन बैकग्राउंड वाला आप बात करते हैं, इसको भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। तीसरी बात है कि अभी चर्चा चल रही हिंदी वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। तो देखो मैं तो हिंदी मीडियम का रहा हूँ, तो जो है मैं बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ आयोग ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अगर आप लोग सही से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। मुझे देख लीजिए, पहला प्रयास था जो है, मुझे सफलता मिली है। मुझे एथिक्स में 114 नंबर मिले हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में बहुत कम लोग के आए हैं। मेरे जी से भी नंबर ठीक ही ठाक हैं और ऑप्शनल में भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। तो जो है जो ये बात चल रही है कि इंग्लिश और हिंदी में, हाँ ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा मटेरियल उपलब्ध है तो लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसे कुछ चीजें आ रही हैं जो जिससे क्या हो रहा है, जो गैप है धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आपको द हिंदू पढ़ना है, आप द हिंदू इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो उसका डिस्कशन सुन लीजिए, या कोचिंग में से धे कोचिंग उसको हिंदी में निकालती है, उसको आप पढ़ लीजिए। तो जो ये गैप है धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी का, कम होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। जैसे मैं बताऊं, मैं द हिंदू आज तक या कोई पेपर में आज तक नहीं खरीदा हूँ। मैं द हिंदू को जब मुझे पढ़ना होता था तो मैं ओनली इसका डिस्कशन सुनता था, उसी को अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेता था। तो जो है इंग्लिश अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा मत सोचिए जो है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सफलता नहीं मिलेगी या देर में मिलेगी। तो इसको आप निश्चिंत रहिए, अगर आप हिंदी मीडियम में भी अच्छे से करेंगे, खूब आंसर राइटिंग करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन की बात आती है। डिस्ट्रैक्शन में क्या, बहुत से लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करें कि ना करें। तो देखो, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो सोशल मीडिया को मैनेज करके पढ़ाई कर ले रहा तो सोशल मीडिया का यूज करे, लेकिन जिसको डिस्ट्रैक्शन आ रही है सोशल मीडिया को यूज करने से, उसका यूज कदाप मत करिए, आप सब अनइंस्टॉल मार दीजिए। जैसे मैं अभी तक जो है कोई फेसबुक या जो है व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन उससे होता था। तो जो है अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता तो आप पूरा पूरा, मैं मानता हूँ कि आप 1 से 2 साल मेहनत करिए, 3 साल मेहनत करिए, एकदम सन्यासी बन जाइए। किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई करिए। आप जो है 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद तो जीवन में एंजॉय करना ही है, आप सेलेक्ट हो जाइएगा। तो जो है अच्छे से फिर एंजॉय करिएगा। सिर्फ 2-3 साल अच्छे से मेहनत करिए बस, ठीक है। ऑनलाइन जो लोग हैं उनको भी दिखे। ठीक है। और छठी बात आती है रोल ऑफ कोचिंग।
तो देखो, कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंट है मानता हूँ, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो सुन रहे हो मुझे या बाद में देखेंगे भी, अगर जो है कोचिंग नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो जो है घबराएं मत। बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, उसको भी जो है उससे भी पढ़ाई कर कर जो है सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। मैं बताऊं, मैंने सेंटर पे जो है ऑफर की कोचिंग की है, और जो है प्रीलिम्स की कोचिंग की थी, क्योंकि पहले मेंस नहीं होता था। मेंस की पढ़ाई मैंने खुद इंटरनेट से की है। ठीक है, तो इंटरनेट का उपयोग कर कर भी आप जो है बहुत सारी जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये प्रॉब्लम थी जो मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी एक टॉपिक मैं बात करना चाहूंगा पीएमआई पे, जिसका मतलब होता है प्री मेंस इंटरव्यू। मैं इसका विद्यार्थी रहा हूँ, पहले पीएमआई होता था, मैंने ज्वाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि होता क्या है कि पहले आप प्रीलिम्स देते हो, फिर आपको मेंस लिखवाया जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस और इंटरव्यू। आप मेंस को लिखने की आदत पड़ जाती है, और तीसरी जो होता है इंटरव्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। मैं बताऊं, शुरू में जब मैं इंटरव्यू देने आया था, तो मैं इतना डरा हुआ था, अपना नाम नहीं बोल पा रहा था, कि उसमें 6-7 लोग थे जो लिस्ट में सिलेक्ट किए गए थे। मैं सबसे कम नंबर पाया था, 130 नंबर पाया था। और लेकिन मैं लगातार पीएमआई दिया, लगातार इंटरव्यू दिया। लास्ट पीएमआई में मेरे 180 नंबर आए, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर थे। उसका मेन कारण था कि मैंने पीएमआई ज्वाइन किया, लगातार इंटरव्यू दिया, जिससे अपने आप को मैंने सुधार कर पाया। और इसी का नतीजा रहा कि यूपी पीसीएस में जो है मेरा इंटरव्यू में 74 नंबर है आउट ऑफ 100, जो कि हाईएस्ट मार्क माना जाता है। ठीक है, तो आप पीएमआई में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जो है पार्टिसिपेट इस पे करिए। बाकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात है, आप लोग को जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। जो मुझे लग रहा था मैंने बताया। ठीक है जी। जी देखिए मैम, डिपेंड करता है प्रश्न कैसे वहाँ आया है। सबसे पहली बात, अगर वहाँ ऐसा आया है कि जिसको आप पैरा में लिखना है, तो आप पैरा में लिखेंगे, क्योंकि देखो पैरा का यूज वहाँ भी किया जाता है जहाँ आपको प्रश्न सही से ना आ रहा हो। तो आपको एक पन्ना तो भरना है, 2 पन्ना, तो लोग क्या करते हैं उसे पैरे में लिखने लगते हैं, बड़ा बड़ा के दुनिया भर का, तो पैरा में लिख देते हैं। अगर आपको खूब अच्छे से आ रहा हो प्रश्न हो, तो जो है आप बुलेट फॉर्म में लिखिए, और ज्यादा अच्छा होता है कि आप बुलेट फॉर्म में ही लिखें। ठीक है, बुलेट मतलब कि पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाए, क्योंकि उसको जो पढ़ता है उसको भी आसानी रहती है, जो एग्जामिनर होता है, और दिखने में भी अच्छा लगता है, और बहुत सारे पॉइंट आप उसके उस पे कवर हो जाते हैं। मैंने मैक्सिमम प्रश्न जो 20 में लगभग 15-16 जो है पॉइंट फॉर्म में ही लिखे थे, तो पॉइंट फॉर्म लिखिए जी। हाँ मैम, का कुछ तो लिखना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसमें विजन आपको दर्शन दिखे कि जिसे आप आगे अधिकारी बनने वाले हो, तो आपको उसी पे काम करना है। ठीक है, तो हमेशा आशावादी बनाइए उसे, और जो है विजन उसमें झलके जो है आपके कंक्लूजन में जो है। और इंट्रोडक्शन आप हमेशा स्टार्ट करिए कोई फैक्ट से, या कोई अच्छे डेफिनेशन से, या कोई यूएन ने कहा या कोई बॉडी ने कहा। जैसे आप गरीबी को कोई पूछ ले, तो आपको किसी यूएन के ने क्या कहा गरीबी के बारे में, तो जो है अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, तो बहुत ही अच्छा होता है, नंबर मिलने के चांसेस में ज्यादा होते हैं। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यहीं अभी तैयारी ही कर रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं यहीं पर, तो जो है एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पूछना हो। जी। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक जितने भी सब्जेक्ट है उसकी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़िएगा। जैसे आपने लक्ष्मीकांत का, तो लक्ष्मीकांत ही आप पढ़िए, उसको इतनी बार रिवाइज करिए कि आपको, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि जो है कमेटी किसमें है या कैग कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में छप जाए कि कैग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैग में क्या क्या पॉइंट लिखे हैं आपके दिमाग में वो छपनी चाहिए वो चीज। ठीक है, इतनी बार रिवाइज करिए वो, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि हमारे पास सोचने का एकदम टाइम नहीं होता मेंस में। आप प्रश्न पढ़ते हो तुरंत लिखना चालू कर देते हो, तो जब जो चीजें आपके दिमाग में एकदम रटी रहेंगी, एकदम जो छपी रहेंगी, वहां पर आप एग्जैक्ट लिख पाओगे नहीं, तो वहां लोग भाग जाते हैं, उधर इधर उधर की बातें लिखने लगते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक आप पहले पढ़िए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और जो है जैसे भूगोल हुआ, भूगोल के लिए जो है आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का लीजिए, इनफ है, जो का ऑप्शनल नहीं है। हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी का लीजिए, जो मतलब रामफल वर्मा है,
सतीश चंद्रा है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है मेंस के लिए जो गवर्नेंस होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जो छोटे छोटे पार्ट है, इसको जो है आप जो सर के नोट्स पढ़ाते हैं यहाँ पर, उसको आप वहां से कर लीजिए तो कवर हो जाएगा, बड़े आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप करेंगे तो जो है हो जाएगा। ये करिएगा, रिसोर्स आप वेरी मत करिएगा, ठीक है। जो भी रिसोर्स आप फॉलो करिए उसको बार बार रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, एकदम छपा हो जाए दिमाग में, ठीक है। तो ये कम। और देखिए मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताऊं आपको, कि आपको सिलेबस एकदम याद होना चाहिए। सिलेबस याद कर लीजिए, और जो भी सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 2-3 पन्ना लिखा होना चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है पेपर 3 पे, तो क्या करिए आप उसको लिख लीजिए कि क्या कहते, किसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंजेज है, क्या पोटेंशियल है, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप लगाए हैं, और कंक्लूजन लिख लीजिए वहीं पर। ऐसे जितने भी टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं सिलेबस में, आप उसको जो है नोट्स बना के रख लीजिए। मेंस में वहीं से प्रश्न आते हैं। जो लोग कहते हैं कि आसमान के नीचे से ऊपर से कहीं से पूछ लेता है, ऐसा एकदम नहीं है। आपके सिलेबस डिक्टो सिलेबस है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, सब में जो है एकदम सिलेबस से प्रश्न पूछते, सिलेबस पे इधर उधर कहीं पर पूछते भी नहीं। और उसका फायदा क्या है, जो आपके पास नोट्स बने होते हैं टॉपिक वाइज, तो कोई भी प्रश्न पूछे, आपको ना भी आ रहा हो ना, तब भी आप लिख के 2 पन्ना आ ही जाएंगे। कोई उसमें जिसको बहुत अच्छा लिख के आएगा वो 6 नंबर पाएगा 8 में, और जो तुम आप लिखोगे तो उसमें 4 या 5 नंबर पाओगे। तो इसलिए जो है आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, जो भी आप पढ़ते हो उस टॉपिक के अनुसार जो आपको करंट मिलता है उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। तो आप ये करिएगा मेंस के लिए। करंट के लिए देखिए, पीसीएस के लिए करंट जो है, अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो घटना तक अच्छी है, घटना तक आप कर सकते हैं, बाकी ध्येय निकालते हैं उससे भी आप जो है कर सकती हैं। और मेंस के लिए जो है द हिंदू, आप जो मैं डिस्कशन कहा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पेपर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर हिंदी मीडियम आपका है तो द ओनली आईएएस का आप डिस्कशन सुन सकती हैं, बहुत अच्छा करते हो लोग। या जो है साथ ध्येय पे भी आता है, ध्येय का भी सुन सकते, किसी एक का भी आप फॉलो कर लीजिए मेंस के लिए, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। और मंथली एक कोई आप मैगजीन ले लीजिएगा, चाहे चाहे जिसका भी ले लीजिए, चाहे जिस कोचिंग का ले लीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। देखो प्रीलिम्स सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। अभी इसी बार जो मेरे साथ कम से कम जानने वाले भी 5-6 लोग हैं जो कि बेचारे कई बार से क्वालिफाई कर रहे थे लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स के लिए जो कम से कम 2 से 3 महीना, वो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी कैसे है प्रीलिम्स की, आप दीजिए। उसमें खूब मॉक लगाइए प्रीलिम्स के लिए, और करंट अफेयर्स आप खूब अच्छे से कवर कीजिए, और खूब टेस्ट पेपर उसमें दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आप जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। लगभग मैं जानता हूँ कि 30 to 40% तो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। और बाकी जब आप मॉक देंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन भिड़ेंगे, बाकी आप जो बुक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, वहां से भिड़ेंगे प्रश्न जो है, और करंट, इतना आप करेंगे जो है तो पक्का हो जाएगा। और 2-3 महीना आप स्पेशल उसके लिए दीजिए। शुरू में तो आप जो है प्रीलिम्स में साथ में पढ़िए, लेकिन इससे आपका 2 महीना प्रीलिम्स बचा है, तो आप पूरा फोकस कर दीजिए उसे प्रीलिम्स पे, इससे प्रीलिम्स ना रुके। अगर प्रीलिम्स रुक गया तो फिर 1 साल का चक्कर चल जाता, फिर बहुत दिक्कत होती। अगर आप प्रीलिम्स पास करते हो तो जान लीजिए कि जो है मेंस में संभावना पे सफल होने की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल हो जा रहे हैं, मेंस में जाते ही नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए आप स्पेसिफिक रणनीति बनाइए, 2 महीने मिनिमम दीजिए उसको जो है। जब लास्ट के 2 महीने बचे तो आप उसको दीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए उसको। जी इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू तो ठीक है। इंटरव्यू पीसीएस में जो 100 नंबर का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जैसे आप प्रीलिम्स पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, तो आपकी, आप जान लीजिए इंटरव्यू की तैयारी 80% तो हो ही गई है, सिर्फ 20% अपने आप को निखारना होता है बस उसमें। और बाकी ये प्रयास करेगा इंटरव्यू के लिए, अभी से आप जो तैयारी कर रहे हैं, अभी से कुछ ना कुछ क्वालिटी इंकलकेट करिए जो कि सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो है जैसे हम्बलनेस रखिए अपने अंदर, हॉनेस्टी रखिए अपने अंदर, ठीक है। और जो है कोई भी डिसीजन लीजिए तो जो है बैलेंस डिसीजन लीजिए, एक्सट्रीम डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब जो क्वालिटी है आप अभी अपने से अंदर इंकलकेट कीजिए। इसे हम लोग डिस्कशन करते हैं कभी कभी दोस्तों के साथ, तो कोई दोस्त कुछ कह रहा तो वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा पे उतर आते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं करना, उसकी भी बात हमें सुननी है। ये सब धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगा। आप प्रीलिम्स मेंस जब आप पास करके जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे मॉक होते हैं, आप मॉक खूब अच्छे से दीजिए, बहुत सारे कोचिंग कराती हैं, यहाँ पर भी होता है और अन्य जगह पे भी होता है, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
मॉक अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो आप वहाँ बायोडाटा भरते हैं, डैप जिसे बोला जाता है, तो डैप में जो है आप भरते हैं कि आपका जिला कौन सा है, आपने कहाँ-कहाँ से पढ़ाई की है, आपका ऑप्शनल क्या है, ये सब चीज़ें आपसे उसमें भरवाया जाता है। तो आप जो है, जो आपके डाटा भरवाए जाते हैं कि आपका जिला क्या है, तो जिले के बारे में पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, पूरा पढ़ा होना चाहिए जिला के बारे में। ठीक है, ऐसे मेरा जिला सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर क्यों नाम पड़ा, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना उस कौन सी नदी वहाँ से पास होती है, ये सब चीज़ जिले के बारे में आप पढ़ना होता है। फिर आप जहाँ से पढ़े होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है अच्छे कॉलेज, जैसे मैं अवध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वो लोग पूछ लेते हैं राम मनोहर लोहिया क्यों प्रसिद्ध थे, उनका योगदान बताइए फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये पूछ सकते हैं। बाकी आपका ऑप्शनल क्या है, जो आपका ऑफरल होगा वहां से वो लोग पूछते हैं प्रश्न। तो जो आपका डेफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको अच्छे से खूब कर लीजिएगा। मैक्सिमम प्रश्न वहीं से होते हैं। बाकी अगर एक दो प्रश्न जो भी प्रश्न उसके आउट ऑफ एरिया पूछेंगे वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझसे ही पूछे थे वो लोग, मिशन शक्ति क्या है, जी हाँ, अल नीनो क्या है, ये सब बहुत सिंपल प्रश्न थे। ठीक है, तो उससे अगर आउट में पूछेंगे आपसे, बहुत सिंपल प्रश्न पूछते हैं। तो इंटरव्यू से आप एकदम मत डरिए। मैं बताता हूँ आपको, मुझे तो इंटरव्यू से बहुत डर लगता था शुरू में, लेकिन जब मैं यहाँ पीएमआई ज्वाइन किया तो मेरा इंटरव्यू देने का जो तो कौशल था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे डर नहीं लगा था। जब वहाँ गया, वहाँ थोड़ा जब आप बाहर बैठे रहते इंटरव्यू के, थोड़ा डर लगता है, सभी को लगता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है वो। लेकिन जैसे आप उनके अंदर घुसते हो, जहाँ लोग बैठे होते हैं 4 लोग, वहाँ लगता ही नहीं कि हम इंटरव्यू देने आए हैं। वो बहुत ही सिंपल होते हैं, लगता है क्या हाँ यार कुछ नहीं है इसमें इंटरव्यू में, बहुत ही सिंपल पर पूछते, पहले पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, तो आपको पैर नॉर्मल कर देते एकदम। उसके बाद जब आप एकदम स्टेबल हो जाते तब आपसे पर पूछना चालू करते हैं। और जो है उनको भी पता है कि आप प्रीलिम्स मेंस पास करके आए हो, तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। वो आपको देखते हैं कि आपकी सिचुएशन हैंडलिंग कैसी है, आप डिसीजन कैसा लेना चाहते हो, आप हम्बल हो या नहीं हो, आप हॉनेस्ट हो या नहीं हो। तो ये सब चीजें अगर वो देख लिए, अगर आपको उनको अच्छी लगती हैं, तो जो है आपको अच्छे नंबर देते हैं। तो इंटरव्यू को एकदम, आप जो लोग डराते हैं, एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल इंटरव्यू होता है। आपको खुद ही मजा आएगा जब आप इंटरव्यू देकर बाहर निकलेंगे, तो आप ही खुद ही कहोगे कुछ नहीं होता वहां पर इंटरव्यू। हाँ, कभी कभी वो लोग स्ट्रेस डालते हैं आपके ऊपर, फंसाने की कोशिश आप करेंगे, लेकिन उसको लेकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस इसीलिए डालना चाहते हैं कि अभी आप प्रशासन में कल को जाओगे, बहुत सारे आपके पास स्ट्रेस आएंगे जिससे आपको झेलना है। तो लोग वहां चेक करना चाहते हैं कि क्या आप स्ट्रेस झेल पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे, सीधा करिए सर नहीं आ रहे, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं आ रहे तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ। मैं खुद ही 5-6 बार में बोला कि मुझे सर नहीं आ रहे हैं, जबकि मुझे इतने अच्छे नंबर मिले हैं। तो इंटरव्यू से कोई डरने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उससे क्वालिटी है एक सिविल सर्वेंट की, उसको अभी से इंकलकेट करने का प्रयास करिए आप लोग। हाँ, ऑप्शनल सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल। देखो, सब पहली चीज इम्पोर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि उसमें नंबर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप वही ऑप्शनल लीजिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी रुचि हो तब लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देख लीजिए उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड अच्छा चल रहा है, आपको उसके लिए आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ना चाहते हो, अगर मान लो आपका एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार के लिए आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको जो है देखना है कि आपकी रुचि किस में है, किस कौन सा ऑफर इसमें ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा ऑफर में नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसके मटेरियल इजीली मिल जाएंगे हमें, ऐसा ऑफर ना ले लें जिससे मटेरियल ही इजीली ना मिल पाए हमें। और जो है ये भी देखिए कि हो सकता हो कि हमारे जो है जीएस में मदद करे हो। ठीक है, तो 2-3-4 फैक्टर हैं, आप अगर इस पे इसके आधार पर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अलग अलग होता है, कोई जिसका रुचि होता है वही ले लेता है, कोई वो लेता है जो कि जिसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने क्यों लिया था, पहली बात तो जियोग्राफी में साइंस बैकग्राउंड था, तो जियोग्राफी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। जबकि मैं बताऊं, मैं एमए हिस्ट्री से हूँ और जीआरएफ हिस्ट्री से मैंने किया था। तो मुझे लगता था कि मैं जियोग्राफी में अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें फिगर वगैरह बनाना रहता है, थोड़ा साइंटिफिक है, इसलिए मैंने जियोग्राफी लिया था, मेरा इंटरेस्ट उसमें था, नंबर भी ठीक ही ठाक आते हैं, इसीलिए मैंने जियोग्राफी ऑप्ट किया था। सर सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जी ठीक है, देखिए ये सर पढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक सर पढ़ा रहे हैं, तो सर सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे आपको। तो आप देखिए कि उस सिलेबस के अनुसार प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न आए हुए हैं,
उस प्रश्न को आप देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसको लिखने का प्रयास करिए। जब आप उसे लिखेंगे, लिख के उसको सर को चेक कराइए कि सर देखो कि इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी सर सेक्शन पढ़ा रहे हैं उसको सिलेबस में देखिए और उससे प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न आए हुए हैं उसको आप देखिए और उसको लिखिए। टाइम टाइम बाउंड में अभी टाइम बाउंड मत करिए अपने आप को, आराम से लिखिए। एक डेढ़ पन्ने में जो भी लिखते हैं उसको सर को चेक कराइए, जो यहाँ फैकल्टी है उसको आप चेक कराइए, वो आपको कमियां बताएंगे, धीरे धीरे आप सुधार करते रहिए। या फिर क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो डिपेंड करेगा, अगर आपका प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी करिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो उसके लिए 2-3 महीना मिलता है। 2-3 महीने में आप खूब आंसर राइटिंग करिए। पेपर ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ना भी ज्वाइन करना चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं आप, तो वहां से भी आप खूब आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग। जी सही बात है। वो ये कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं था। पहली बात ये थी कि मैं बीएससी करता था तो बीएससी में क्लास नहीं जाता था, फाइनल ईयर में सिर्फ वो जो है प्रैक्टिकल करने जाता था। तो जो भी पढ़ता था मैं पढ़ने के बाद 2-3 घंटे मुझे मैक्सिमम मिल ही जाते थे। तो मेरे दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे तो मैं उन्हीं के साथ आकर डिस्कशन करता था, पढ़ाई करता था। तो यही है कि उस समय आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इससे जो आपके पास खाली टाइम मिल रहा है तो आप मैच खेलने चले गए या दोस्तों के साथ घूमने चले गए या सोने लगे, कुछ भी करने लगे, आप उसको थोड़ा अलग करिए। अपने आप को जो है टाइम बाउंड करिए और जो है मेहनत करिए उसमें जाकर। ये देखो टाइम मैनेज करना खुद ही की है। जैसे अभी आपके पास टाइम होता है, हम लोग के पास कभी कभी टाइम मिलता है, हम लोग चलो मूवी देख लेते हैं, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर मन करता है कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। ये सब बंद कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि आप 2-3 साल अच्छी तैयारी करिए, एकदम सन्यासी बन जाइए एक्सट्रीम लेवल पर, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ तक अगर आपके माता पिता की कोई बातें आपको गड़बड़ लग रही हैं या आपको डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न कर रही हैं तो आप उसको सुनिए ही मत। जैसे क्या होता, कभी कभी घर के भी विवाद होते हैं बहुत सारे, वो हमें बता दिए जाते हैं तो हम लोग भी सोचते रहते हैं कि यार क्या करूं मैं, कैसे करूं। तो सुनिए ही मत उसको जो है, क्योंकि कुछ आप कर नहीं सकते उसमें। आपके पास पावर्टी है तो आप सिर्फ पावर्टी को दूर कर सकते हैं, सोच के नहीं करके। तो उसके लिए सिर्फ आप मेहनत करिए बस। आप सुबह उठिए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आज मुझे दिन में क्या पढ़ना है या रात में क्या पढ़ के मैं सोया था। सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि जो है ये क्या, यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एकदम कंसंट्रेट हो जाइए कि मुझे पढ़ना है बस। मैं बताऊं सिर्फ 2 साल या 3 साल ऐसा कर दीजिए ना, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो आपकी ना रुके। मैं जो है लॉकडाउन में 3-4 महीने का जो भी था, घर वाले बहुत बुला रहे थे, घर गया नहीं। मम्मी हमारी रोती भी थी कि आ जाओ, क्योंकि इमोशनल होते हैं हर एक आदमी। लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि जो है मैं उस चीज को दूर तभी कर पाता जब मैं सिलेक्ट हो सकता था। तो मैं 3-4 महीने गया नहीं और मैं सोचा था मुझे जेआरएफ और पीसीएस निकालना है इस बार। तो मैं 3-4 महीने खूब मेहनत की और लास्ट में क्या हुआ कि 11 तारीख को जो है पीसीएस का वो आया, पीसीएस प्रीलिम का वो आया कि होगा। और जो है 11 तारीख को मैंने बिहार का एसआई दिया था, प्रीलिम्स पास हुआ था, मेंस भी 11 तारीख को लग गया। और 11 की जो डेट मैंने इंतजार किया था वो भी 9 तारीख को लग गई। मतलब 9 तारीख को मेरा 11 का पेपर था, 11 तारीख को पीसीएस का था और एसआई दोनों का लगा हुआ था। फिर हुआ क्या, 17 तारीख को मुझे कोरोना हो गया। बहुत हालत खराब हुई। जो है केजीएमयू में गया तो मुझे एडमिट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ बिस्तर ही नहीं था। मैं घर पर ही रहा लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी फिर भी। फिर 9 तारीख को मैंने जेआरएफ दिया। जेआरएफ में मैं 99.23 परसेंटाइल आए, जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ। ठीक है, 11 तारीख को पीसीएस मैंने दिया। जो है उसमें भी मेरे प्रीलिम्स में इतने अच्छे नंबर थे कि मैं पीसीएस का भी प्रीलिम्स पास हुआ, एसीए पॉइंट आरएफओ का प्रीलिम्स पास हुआ और एसआई वाला डेट हट गई, 30 तारीख को हो गई। ठीक है, तो जो मैं पास हुआ वो मैं कोरोना के समय मेहनत किया वो नहीं था, वो मेरी मेहनत पिछली थी जो मैं यहाँ रुका हुआ था 3-4 महीने तक। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर तैयारी करना है तो 2-3 साल जो भी आप देना चाह रहे हैं खूब अच्छे दीजिए, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए आप, बस उसके बाद एंजॉय करिए। उसमें के बाद क्या कहा है, आप पूछिए। जी हो जाएगा सर, क्योंकि देखो आप इंग्लिश मीडियम है, कहीं ना कहीं आप जो भाषा हिंदी है सुनते रहते हैं, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ सुन रहे हो आप यहाँ पे इंटरेक्शन करते हो भी हिंदी ही बोलते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कठिन नहीं हिंदी। अगर आप प्रयास करेंगे तो जो है 1 से 2 महीने में आप डेवलप कर ले जाएंगे।
उसमें कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। तो आप उसको लेकर एकदम मत डरिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो। कर लेंगे सर, उसमें इतना भी कठिन नहीं आता कि आप समझ ना पाए, ठीक है। और अगर आप मिनिमम लिख भी देंगे ना तो नंबर जो बहुत अच्छा लिखेगा वो फिर थोड़ा ज्यादा दे देंगे, थोड़ा आप कम अच्छा लिख पाएंगे तो जो कम नंबर, एक आध दो नंबर मिलेगा। लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं आप एडवांटेज में जीएस में हो जाते हो, ठीक है। तो बैलेंस चलता रहता है, उसको लेकर आप एकदम मत घबराइए, ठीक है। मेरे दोस्त है एफडीए में 23 रैंक, उसको तो एकदम हिंदी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ 50-85 नंबर आए हैं। तो उसको लेकर डरिए मत, हो जाएगा। 2-3 महीने में, जो 1-2 महीने में आप डेवलप करना चाहेंगे तो हो जाएगी, उसको मत। अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए आप, ठीक है। अभी तैयारी है, अभी कोई प्रेशर नहीं है, तो जो है अभी डेवलप करते रहेंगे तो हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है परफन टू परफन, ठीक है। जहां तक मैं मानता हूँ ऑन एन एवरेज 5 से 8 घंटे के बीच में। मैं बताऊं आज तक 5 से 8 घंटे के बीच ज्यादा कहीं पढ़ा नहीं। मेरे घर वाले कहते थे कि 18 घंटे पढ़ता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। सही बताए, क्योंकि वो बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं सुबह उठा, किताब उताब लेकर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मोबाइल चला रहा था, ठीक है। या जो है अभी 1.5 घंटा आता जाता हूँ रास्ते में, 3 घंटा ये चला जाता है, उनको लगता है कि दिन भी पढ़ रहा था, 18 घंटा पढ़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक दिन तो मैं सोचा अपनी ईमानदारी से, मैं देखता कितना घंटा पढ़ता हूँ, वो दिन तो मेरा एवरेज 6 घंटा या 5 ही घंटा निकला था। तो जो है आप मतलब कि वही है कि 5 से 8 घंटे के बीच पढ़ाई करिए। आप जो है उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा, भाई ठीक है पढ़ ले रहे हैं आप, तो 9-10 घंटे तक हो सकता है। अगर आप 5-7 घंटे के बीच में लगातार 1-2 साल मेहनत करेंगे ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं कि जो है पढ़ाई कर रहे हैं दिमाग का और कहीं किसी का चल रहा है, तो दिक्कत है। बाकी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, क्योंकि हम लोग कभी कभी पढ़ाई करते रहते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, किसी घर की बातें चलती है, समस्याएं चल रही हैं, किसी को और चल रही होती है, उस सबको हटा देना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और जो ये लोग हवा बनाते हैं कि जो है बहुत कठिन है, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ भी कठिन अगर आदमी प्रयास करे सही से तो कुछ भी कठिन नहीं है। पीसीएस हुआ, कुछ भी आईएएस हुआ, कठिन नहीं है, मैं मानता हूँ इसे, अगर आप मेहनत करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक। लेकिन ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते बहुत ही कम लोग हैं। मैं खुद ही देखता हूँ लाइब्रेरी में लोग आते हैं दिन में घूमते हैं, ठीक, सही बात है, या मोबाइल में पिक्चर देखते हैं। अभी हमारा एक दोस्त था, लैपटॉप में पिक्चर देख रहा था, इमोशनल हो गया, रोने लगा बाहर आके, हमसे बता रहा। तो वही है ना कि आप जो है ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए ना। जब भी आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बाहर निकल कर मोबाइल चले जाए, जो करिए, ठीक है। तो वही है कि 6 से 8 घंटे के बीच अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए ईमानदारी पूर्वक, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और जो भी पूछना हो आप लोग पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच अवनीश जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ। अब एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी और है, और सर आपसे भी, कि अपनी बेस्ट विशेस के साथ, हमारे क्लास पीएमआई के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें आप कुछ प्राइज अपनी बेस्ट विशेस के साथ दें। लाइए लाइए मम्मी। साक्षी साक्षी यादव, स्वाति त्रिपाठी एंड अंजलि वर्मा, आ जाइए आप लोग। लेके आइए, तीनों लाइए, पेन लाइए। आओ इधर। साक्षी कराओ, साक्षी नाम पढ़ो उनका।